बहुत शुद्ध तो नहीं है, मतलब भरे हुए नहीं है अंदर से, और बहुत शुद्ध। गुंबदों का जो प्रयोग काष्ठ निर्माण शैली से प्रेरणा, और हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, इनकी सजावटों से प्रेरणा, ये विशेष चीजें हैं जो अकबर की वास्तुकला में है। लेकिन अकबर की इमारतों से लगता है कि अनावश्यक एग्जाजरेशन नहीं किया गया, धन का अपव्यय नहीं किया गया। गुंबदों का जो प्रयोग देखते हैं, ये लोधी काल के गुंबद हैं, और बहुत शुद्ध तो नहीं है, मतलब भरे हुए नहीं है अंदर से, खोखले हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत अकबर के काल की है, वो है हुमायूं का मकबरा। बड़े देर तक आप लोग ज्वाइन करते रहते हो, मैं सोच रहा हूँ कि सभी ये ज्वाइन होने का सिलसिला रुक जाए, तो मैं शुरू करूँ स्लाइड। लेकिन 1 मिनट रुक रहा हूँ तब 2 लोग आ जा रहे हैं, 1 मिनट रुक रहा हूँ तब 2 लोग आ जा रहे हैं। बीम सुने हो? बीम, मकानों में बीम डाला जाता है, उसी को शहतीर कहते हैं। अभी आगे डिटेल में हम बात करेंगे। तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में, इस मकबरे को जब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है इसमें कुछ कमी है। कल्पना कीजिए, इन चारों कोनों पे अगर 4 मीनार होती तो ये ज्यादा सुंदर नहीं लगता? 4 कोनों पे 4 मीनार, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तब ये ज्यादा सुंदर और सुंदर लगता। ताजमहल की जैसे मीनारें गिरा दी गई हो, ऐसी फीलिंग आती। है ना? दिल्ली में ये है, लोधी रोड पे, लोधी रोड के पास ही है ये। किस जगह पे मैं कैसे बताऊं तुमको? बस ऑटो वाले को बोलो कि भैया हुमायूं के मकबरे ले चलो, तो तुमको पहुंचा देगा। अब इसकी विशेषता क्या है? अब ताजमहल क्या है ना कि एक पति का पत्नी को गिफ्ट, ये एक पत्नी का पति को गिफ्ट, और एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है इसको, महबूबाना पेशकश। हाजी बेगम का। ये मैं, इसमें से मैं कौन हूँ पहचानू? हम्म, ये 2007 की बात है, लगभग 16-17 साल पहले। ये है मेरे प्रोफेसर, जेएनयू के प्रोफेसर है ये,
इनका नाम है मंडला काली पेलम। ये मेरे मित्र हैं, मैं हूँ, ये भी मेरी क्लासमेट है, ये भी मेरे क्लासमेट है, ये लोग भी मेरे क्लासमेट हैं, कुछ लोग इधर भी खड़े हैं। नहीं, ये फॉरेनर, ये चाइना से हैं। ये शरारती तत्व है, नाली के दोनों तरफ पैर करके खड़ी है। दाढ़ी में रखता था, पहले मैं सूफी था ना। तो ये हुमायूं के मकबरे को इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल इसी स्टाइल पे बना हुआ है और दिल्ली के प्रस्तावित नगर दीन पनाह के ठीक बाहर ये मकबरा स्थित है। इसका निर्माण करवाया था हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। हाजी बेगम का एक नाम मिलता है बेगा बेगम। हाँ, दरगाह भी मैं इसी दिन गया था। ये पूरी दिल्ली की टूर हम कर रहे थे। मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन मेरी उसको अच्छी नहीं लगती। तो शेर शाह सूरी जब हुमायूं को भगा दिया, तो ये भी हुमायूं के साथ भागी फारस। और फारस में जितने दिन थी, वहां का वो आर्किटेक्चर ही सीखती रही, वहां ज्ञान प्राप्त करती रही। तो इसका निर्माण किया था उसने 1566 ईस्वी में शुरू किया और 1571 ईस्वी में पूरा किया। हाँ, मैं हुमायूं की तरफ खड़ा हूँ ना सलीके से। हाँ, मेरे बारे में तो मुझसे ज्यादा आपको कब जानने लगे। हाँ, दाढ़ी रखेंगे, मुस्टैच नहीं रखेंगे तो मुस्लिम हो जाएंगे। जेएनयू में मैंने 2007 में एडमिशन लिया एमए में। तो उसमें एक पेपर था हमारा, सूफिज्म ऐसे कुछ करके था पेपर। तो ये हमारे सर थे, ये बड़े ही माय डियर सर थे, साउथ इंडियन थे ये। ही इज वेरी गुड पर्सन। ये इंग्लिश भी बोलते थे तो साउथ इंडियन लैंग्वेज एक्सेंट में बोलते थे। हुमायूं रामाचरिता मानसा ऐसे अजीब सा बोलते थे, लेकिन ये बड़े अच्छे आदमी थे। हम लोग नए नए गए थे दिल्ली जेएनयू में, तो हम लोग डरते ज्यादा थे, क्योंकि पता नहीं दिल्ली बड़ी जगह है हमारे लिए, तो गाँव से गए थे। तो इन्होंने हमें, देखो हमारी बॉडी लैंग्वेज देखो, बड़ी दरी शहमी सी है, ये दादा खड़ा है, ये बस यही स्टाइल में है। तो इन्होंने हमें कहा कि हम आपको अपने खर्चे पे पूरी दिल्ली का दर्शन कराएंगे। तो 2 गाड़ियां बुलवाई, बुक करवाई और सारे सूफियों की दरगाह पे लगे और साथ में जितने भी मुगल साइट्स थे सब पे लगे। हाँ, मैं यूपी गोरखपुर से। हाँ, योगेश शर्मा भी याद है मुझे, और वो भी बड़े अच्छे हैं। खैर, तो इसकी वास्तु रचना की थी मिर्जा गयास बेग ने। और मिर्जा गयास बेग टिपिकल तैमूरी परंपरा की इमारतें बनाता था। उसका पूरा नाम था मीरत मिर्जा गयास। हेरात से था, बाबर के समय पत्थर काटने का काम करता था। बुखारा में रहकर के इसने वास्तुकला सीखा था। 1562 में इसको बुलाया गया मकबरा बनाने के लिए, लेकिन इस मकबरे को ये बना रहा था, लेकिन इसके बीच में इसकी डेथ हुई, इसलिए मकबरा इसके बेटे के द्वारा पूरा किया गया। तो अकबरी दौर की पहली इमारती संरचना कही जाती है। प्रथम मुगल मकबरा और सच्ची मुगल शैली का प्रथम स्पष्ट उदाहरण है, और ये फारसी वास्तुकला से प्रेरित है फारसी वास्तुकला से, लेकिन क्रियान्वयन में भारतीय। अब इसका सबसे उल्लेखनीय पक्ष क्या है, पूरा इसका जो कैंपस है ना, वो पूरे परिसर में फारसी और भारतीय परंपरा का सम्मिश्रण दिखता है, और यही डेवलप होकर के ताजमहल का आधार बना। अब जैसे ईरानी क्या है इसमें, देखो मैंने यही सीखा अपनी जिंदगी में कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाते। जैसे मैंने अभी एक प्रोफेसर की बात की, फिजिकली ये मेरे साथ नहीं है, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट मेरे पास है। मैं लगभग 17 साल बाद इनके बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो कितने रिस्पेक्टफुल्ली जिक्र कर रहा हूँ। इनका एहसास मेरे साथ है।
ही इज नॉट वेरी हैंडसम स्मार्ट एंड लगता था कि ये देखने से इनको लगता था कि ये साउथ अफ्रीका वगैरह से आए, काले कलूटे, पेट निकला, ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। कुछ लोग होते हैं जो कभी हमें नहीं छोड़ के जाते, हमारी यादों में, एहसासों में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पास में रह करके भी कभी पास में नहीं होते, ऐसे पापी भी होते हैं। लगता है कि धरती मिट जाए, ये न रहे बस। असली सरताज का तो दिलों पे राज होता है। असली सरताज वो है जिसका दिलों पे राज होता है। यूं तो कहने को मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो इसमें ईरानी क्या है? तो मुर्गे के सर पे ताज वाला ताज नहीं चाहिए, दिल पे राज करे ऐसा चाहिए। ये देखो यहाँ पे, ये है मेहराब, ये जो गोल कटा हुआ है ना, ये नोकदार मेहराब इसको कहते हैं। और खिड़कियां इसके नीचे अंदर जो बनी है, ये भी मेहराब वाली खिड़की है। मेन गेट मेहराब से है और अंदर खिड़कियां भी मेहराबदार है। नीचे भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी मेहराब है। इसे कहते हैं विशाल बड़ी खिड़कियां, गवाक्ष। विशाल गवाक्ष, ये है ईरानी शैली। वाह सुशील जी वाह, बड़े दिनों बाद बोले आप। प्रीतम बसे पीहर पर घर आंगन के बीच, दुश्मन बसे द्वार पर 100 योजन के बीच। क्या बात है। पहाड़ पर, पहाड़ पर। वेरी नाइस। उसके बाद ये गलियारे भी दिख रहे होंगे आपको, गलियारे। और ये गुंबद दोहरा बना हुआ है, यानी ये जो गुंबद आपको दिख रहा है, एक गुंबद तो ऊपर से बना हुआ है और एक गुंबद ऐसे नीचे से बना हुआ है, जो नीचे से दिखाई देगा। ये भी ईरानी शैली है, दोहरा गुंबद। तो ये तो ईरानी हो गया दो चीज। भारतीय क्या है? भारतीय है ये जो छतरी बनी हुई है, और बाहर की तरफ ये जो छज्जा निकला हुआ, छज्जा समझते हो, छज्जा। यहाँ पे जो छज्जा निकला हुआ है, ये जो छज्जा निकला हुआ है, ये भारतीय पंथ है। इसमें संवर्धन का प्रयोग किया गया है सजाने के लिए, बीच बीच में संवर्धन की पट्टी सजाने के लिए। और टाइल्स लगाया गया, कलरफुल टाइल्स। ये जो कलरफुल टाइल्स हैं, रंग बिरंगे कपड़े। और ये इसके चारों तरफ बागीचा है, चारों तरफ यहाँ उजड़ गया है क्योंकि समय के साथ, लेकिन बागीचे के लिए जगह थी। इधर भी बागीचा था, इधर भी, इधर भी, इधर भी। चारबाग शैली का पहला इमारत है, इसको चारबाग कहते हैं। पेड़ इस बागीचे में ऐसे लगाए गए थे जैसे पहरेदार खड़े। और बागीचे के बीचों बीच में वो जो लड़की खड़ी है ना, दोनों पैर करके, ये चीज जो दिख रही है, ऐसी नालियां हैं चारों तरफ गई हुई। ये नालियां यहाँ दिख रही हैं आपको, ये पानी का प्रयोग है। और आगे चल करके फव्वारे हैं, फूलों की क्यारियां हैं। तो ये जो चार नाली निकली हैं, नहरें, छोटी छोटी नहरें निकली हैं, इनको कहते हैं फारसी में नहरे बहिश्त। नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर। तो इसमें बताइए, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें भारतीय शैली की क्या चीजें हैं? छज्जा, छतरी और
नहीं, नाली और चारबाग वो भारतीय शैली नहीं है। भारतीय शैली दो मैंने बताया, खिड़की नहीं, छज्जा और छतरी, ये छतरी हो गया, और ये जो छज्जे बने हुए हैं यहाँ पे, ये छज्जे बने हुए हैं, और ये छतरी। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये स्टार बना हुआ है, तारा, यह जगह तारे बने हुए हैं। ये भी ईरानी शैली, फारसी शैली। और ये मेहराब, ये फारसी शैली। ये दोहरा गुंबद, ये फारसी शैली। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ दिख रही होगी, ये कमल का फूल बना हुआ है, बना हुआ ना, ये भारतीय शैली। इसीलिए इसको कहते हैं ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण। यहाँ पे अष्टकोणीय तारा भी बना हुआ है, ये ईरानी शैली। ये अष्टकोणीय तारे। हाँ, कई शैलियों को मिक्स करके बनाया गया था। इसके अलावा जो चार बाग पद्धति जो मैंने आपको बताया, वो चार बाग भी ईरानी शैली। फव्वारों का प्रयोग, नहरे बहिश्त का प्रयोग, ये भी ईरानी शैली। हाँ, ये चारों तरफ छतरियां हैं, एक ही चार ही छतरी नहीं है, छोटी बड़ी मिला के बहुत सारी छतरियां। छज्जा, छतरी और कमल का फूल, ये लोटस जैसा नहीं दिख रहा आपको? ये भारतीय है। और मेहराब, बालकनी के अंदर मेहराब, बड़ी बड़ी खिड़कियां, चार बाग बहिश्त, दोहरा गुंबद, नहरें छोटी छोटी, वो ईरानी। अब और जरा गौर से देखो, ये चीज, ये 22 फीट ऊंचा चबूतरा है, इसको एक स्टेज पर बनाया गया है 22 फीट ऊंचा। ये जो स्टाइल बोरो किया गया है वो शेर शाह सूरी के मकबरे से किया गया है। शेर शाह के मकबरे में भी ऐसा ही है। देखो, शेर शाह के मकबरे में ये ऊंचाई पे बना हुआ एक मंच पे निर्माण किया गया। अच्छा पूजा, आज तुमको पता चला? मैंने भी पहली बार सुना। ये भी मंच। तो तो इसमें अफगानी तत्व भी शामिल हो गया, शेर शाह सूरी का मकबरा में अफगानी तत्व है। मकबरा तरासे गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और सफेद संगमरमर की नक्काशी की गई। इस तरह से हुमायूं का मकबरा पहली मुगल इमारत है जिसमें दोहरा गुंबद, चार बाग, ईरानी शैली, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसमें थोड़ी थोड़ी खिलजी और तुगलक तकनीकी का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन ये छज्जे और छतरियां ये शुद्ध रूप से भारतीय हैं। गुंबद इसका 140 फीट ऊंचा है, और भारत में उभरी हुई दोहरी गुंबद का पहला नमूना। ये दोहरी गुंबद क्यों बनाते थे? गुंबद ये बना दिया ऊपर से, और एक गुंबद नीचे से बना दिया। पहली तो इससे मजबूती हो जाती थी, दूसरी गर्मी नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे जो हवा भरा रहता था वो गर्मी को नीचे नहीं आने देता था। हाँ, इसीलिए मेरा डाउट क्लियरिंग सेशन, मैं कहता हूँ अकेडमी से हटा दो, डाउट क्लियरिंग सेशन हटाती हूँ। कोई बात नहीं पूजा, कीप गोइंग, आपको बहुत कुछ आगे पता चलेगा। ये जो गुंबद है इसकी भी विशेषता है, एक अलग विशेषता है। दोहरा गुंबद पहला भारत का है तो है ही है। समरकंद में तैमूर लंग की वाइफ का मकबरा है, बीबी खानम का मकबरा, मैं दिखाता हूँ।
ये है समरकंद में तैमूरलंग की बीबी का मकबरा, बीबी खानम। देखिए यहाँ भी मेहराबों का वैसे ही प्रयोग हुआ है और गुंबद लगभग वैसे है, मतलब आउटर डिजाइन ये थोड़ा अलंकृत है, आउटर डिजाइन वैसे ही। और जिस तरह से ये पिस्टैग बनाया गया है यहाँ पे, इसी तरह से ओवरऑल डिजाइन अलग है लेकिन पिस्टैग यहाँ भी है ना। यहाँ जिस तरह से ये मेन गेट यहाँ पे बनाया गया, बड़ा गेट फिर छोटा गेट, इसी तरह से बड़ा गेट फिर छोटे छोटे गेट, यहाँ भी बड़ा गेट छोटा गेट, बड़ा गेट छोटा गेट, बड़ा गेट छोटा गेट, डबल डबल गेट। उन्होंने सिंगल बनाया था, इन्होंने डबल मार दिया, तो डाल डाल तो मैं पात पात। तो ये कहा जाता है ये मकबरा तैमूर की बीबी खानम के मकबरे से भी प्रेरित है। इसमें भी डबल है लेकिन ऊपर वाला काफी छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। इसमें दोनों सेम, इसमें भी ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। ये देखो ये छोटा है बड़ा। कोई बात नहीं, ये मैं हूँ, जो देर से आए हैं पहचान लो। मेरे में भी मुगल शैली और भारतीय शैली का समन्वय दिख रहा होगा, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली का भी समन्वय दिख रहा होगा। ये जो हाथ में रुमाल है लखनवी शैली है, ये जो घड़ी है ये भी कोई शैली होगी, और मेरे बगल में जो खड़ी है ये चाइनीज शैली की है, ये बिहारी शैली के हैं, ये दक्षिण भारतीय शैली के हैं। अंतर्राष्ट्रीय शैलियों का प्रयोग है। ये उर्दू में नहीं लिखा है, अहलवा बालो, ये कूफी लिपि हमको नहीं आती। मेहराब की श्रृंखला बनाते समय त्रिभुज आकार बन जाता है, उसे चाप स्कंद कहते हैं। वेरी गुड। मेहराब में अधिक भार सहने की ताकत होती है और यह मजबूत होता है। ये कहाँ से नोट किया आपने? गार्गी। इस पत्थर को की स्टोन कहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, मुझे उर्दू, फारसी, रूसी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, नाना प्रकार की भाषाएं आती हैं। पापा बताया था, आपके पापा क्या करते हैं? तो ये उज्बेकिस्तानी शैली भी इसमें है, ये मैं बता रहा था। तो परसी ब्राह्मण इसको कहते हैं कि ये ईरानी कल्पना की भारतीय व्याख्या है। ईरानी विशेषता दोहरा गुंबद भी है। अच्छा, एक चीज और है, दोहरा गुंबद यहाँ पहली बार प्रयोग नहीं किया गया है। दोहरा गुंबद पहली बार तरीके से प्रयोग किया गया विद फुल टेक्निकलिटीज, लेकिन उबड़ खाबड़ तरीके से इसके पहले भी एक इमारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग मिलता है। कौन सी इमारत हो? वेरी गुड, पूजा, सिकंदर लोदी के मकबरे में। लेकिन वो परिपक्व नहीं है, वो पूरी तरह विकसित नहीं। अच्छा, गुंबद की छवि, गुंबद ही देख रहे हो, इसके चारों तरफ मीनारें हैं पतली पतली ना, ये मीनार है। ये जो मीनार है ये गुजराती शैली का उदाहरण है, गुजराती स्थापत्य शैली। और यहाँ पे जो आप ये छतरियां देख रहे हैं ये किस शैली का उदाहरण है?
राजस्थानी शैली का। तो क्षेत्रीय शैली भी शामिल है, अंतरराष्ट्रीय शैली भी शामिल है, हाहाकार मचाया हुआ है। एक और ईरानी विशेषता इसमें पाई जाती है, इसके कमरे जो अंदर से बने हुए हैं वो अष्टभुजी हाल है। बीच में एक कमरा है और चारों तरफ 4 कक्ष। तो ये ईरानी प्रभाव भी है, अष्टभुजी हाल, और साथ-साथ नालंदा में जो पंचरथ था उससे भी लिया गया है। जब ऐसा कभी वीडियो पॉज हो जाए तो समझ जाया करो, ये दिखा रहा था ये अंदर का कक्ष का नजारा। ये छतरी, छतरी तो टिपिकल राजपूताना शैली है। वाह जी वाह! दोहरा गुंबद इसलिए बनाया गया जिससे अंदर का खोखलापन दूर किया जा सके। दोहरे गुंबद की पहली इमारत ताज खां का मकबरा और दूसरी इमारत सिकंदर लोदी का मकबरा। वेरी गुड। ये है ताज खां का मकबरा। ये तो ड्रैकुला का घर लग रहा है। दिल्ली में ही है ये, और ये मुगल सेनापति थे। दिल्ली गुड़गांव रोड पर ही है, 17वीं शताब्दी में बना हुआ है। इनका एक्चुअल नाम था अजीम खां और शेख शुहाबुद्दीन ताज खां। लोधी पीरियड का मकबरा है, लोधी डायनेस्टी से। खैर, कम टू द पॉइंट, काफी चीजें। ये अष्टकोण, ये जो अष्ट कोणीय अंदर से इमारत की संरचना है, अष्टभुजी हाल है। एक हाल है, चारों तरफ 4 कक्ष हैं। तो ये नालंदा के पंचरथ से लिया गया है, और हुमायूं के अतिरिक्त मुगल वंश के बहुत सारे व्यक्ति इस मकबरे में दफन हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये तैमूर वंश का कब्रिस्तान है। तैमूर वंश का कब्रिस्तान। 4 बाग शैली ये है। बेगा यानी हाजी बेगम की भी यहाँ कब्र है। हमीदा बानो बेगम भी यहीं दफनाई गई। हुमायूं की छोटी बेगम भी यहीं दफनाई गई। दारा शिकोह भी यहीं दफन है। और 5 भारत के उत्तर मुगल बादशाह जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफीउद्दजरात, रफीउद्दौला, आलमगीर सेकंड यहाँ दफन है। और बहादुर शाह जफर के 3 बेटे
इसी मकबरे से लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 की क्रांति के दौरान गिरफ्तार किया था। 1993 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। रात में दिन को भी डर है। यस, क्वेश्चन पूछो। हाँ जी। Good evening, sir. Sir, my question is कि जैसे can you hear me? यस यस। Sir, my question is कि जैसे हम देखते हैं जब हमारे इंडिया में मुस्लिम इन्वेशन हुआ और उसके बाद सल्तनत काल शुरू हुआ। स्पीक लिटिल लाउडर। जैसे सल्तनत काल से लेके जब मुस्लिम इन्वेशन होता है, मुस्लिम्स आते हैं और उसके बाद जो उनका आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है, जो उनका जो वो इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में शुरू होता है। तो एज पर द नॉलेज जहाँ तक क्लास में हमने पढ़ा है कि इल्तुतमिश की जो समाधि थी वो सबसे पहला प्योर इस्लामिक स्टाइल से बना हुआ जो है इमारत है इंडिया में फर्स्ट। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें इंडियन स्टाइल और राजपूती स्टाइल और ये मिक्स होता गया। तो सर मुगलों ने ऐसा कौन सा चीज नहीं स्टार्ट की है? जैसे अभी मैंने पूछा था कि ये जाली जो है ये शायद पहली बार मुगल ही लाए थे, जो जाली वाला जो सिस्टम है, जाली लगाना और वो बरंदे स्टाइल। तो सर मुगलों का कौन कौन सा ऐसा न्यू इन्वेंशन था जो सिर्फ मुगल ही इंप्लीमेंट किया, या फिर जो मिक्सचर था पर्शियन और इंडियन स्टाइल का जो मुगलों की स्पेशलिटी है? जैसे हम हुमायूं टॉम्ब का जो आर्किटेक्चर है वो पढ़ रहे थे सर, अकबर के समय से लेकर शाहजहां तक, क्योंकि ताजमहल इसी की कॉपी है, सिर्फ उसके चारों कोने का जो मीनार है वो हुमायूं टॉम्ब में नहीं है, बाकी ताजमहल में वो 4 मीनार ही एक्स्ट्रा है, बाकी तो एग्जैक्टली सेम है। और वो संगमरमर का बना हुआ है, बलुआ पत्थर का बना है, इतना ही डिफरेंस है, थोड़ा बहुत अंदर की नक्काशी में डिफरेंस है। तो सर ये जो है बहुत ज्यादा चेंजेस तो हम नहीं देखते हैं आगे चल के। तो ऐसा क्या विशेषता है जो अलग करती है मुगल आर्किटेक्चर को बाकी इस्लामिक पीरियड की आर्किटेक्चर से? अच्छा, आप कभी कपिल शर्मा शो देखती हो? नहीं सर, बहुत कम। कभी नहीं देखा? देखा है पर बहुत रेयर। अभी जो नया सीजन शुरू हुआ है वो देखा होगा ना? नहीं सर, टीवी ऑलमोस्ट जीरो है मेरा टीवी देखना। अच्छा, उसमें एक मोटू आता है, वो कहता है ना इट्स ए प्रोसेस, और लोगों ने देखा होगा, इट्स ए प्रोसेस, बड़े स्टाइल से कहता है कोई भी घटना को। आप ये कहो कि मुगलों का बिल्कुल यूनिक और ओरिजिनल ये वाला था, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा था ही नहीं। बात ऐसा है कि नया रेसिपी बनाएंगे लेकिन दाल चावल नमक तेल वो तो इंग्रेडिएंट ऑलरेडी किसी को और का है, उसको वो मॉडिफाई करते हैं, बस परिवर्तित कर देते हैं। ये चीज वो देख सकते हैं। आगे चल करके इंडिविजुअली ऐसी कुछ चीजें थी जो पहली बार न्यू मॉडिफाइड वर्जन मुगलों ने लाया। ये हम पढ़ेंगे अभी अकबर का जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्रमशः हम पढ़ेंगे और ये पराकाष्ठा पे पहुंचता है शाहजहां के। ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्टिकुलरली मुगल क्या लाते हैं वास्तुकला में, तो मोटी मोटा यही कहा जा सकता है कि मुगल एक फ्यूजन लाते हैं, फ्यूजन। ओके। और उस फ्यूजन में कभी कभी जैसे आप सब्जी बनाते हो कटहल की तो प्याज ज्यादा डाल देते हो तो 2 प्याजा हो जाता है ना, या मटन बनाते हो तो प्याज ज्यादा यूज कर देते हो तो 2 प्याज हो जाता है। तो दैट इज नॉट समथिंग डिफरेंट, किसी एक अंश को उन्होंने बढ़ा दिया तो वो उनकी एक अलग स्टाइल है। जैसे एक चीज को बढ़ा दिया उसको, वो उनकी अलग स्टाइल है। तो ये शाहजहां के टाइम पे हम देखते हैं उसने टोटल संगमरमर का ही यूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संगमरमर का यूज पहली बार शाहजहां ने किया, कंप्लीट उसने यूज करना शुरू किया, लेकिन उसके पहले एतमादुद्दौला का मकबरा है जहांगीर के ससुर का, वहां भी यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज धरती पर पहली बार मुगलों द्वारा ही लाई गई, वो बस थोड़ा सा इधर उधर समायोजन का फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो अब बाकी जो बिल्कुल यूनिक फीचर्स था वो क्रमशः हम पढ़ेंगे ही आगे। ठीक है, वही तो पढ़ रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये देखिए बना दिया, बहुत बढ़िया, सही नोट आप लोग भी बनाइए। यश, यशी का है।
अब ऐसे स्टडी को एंजॉय करने लगे तो फिर सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। स्टडी को एंजॉय करना, क्रिएटिविटी डालोगे तो मजा आएगा। ये गार्गी ने कितना बढ़िया सेल्जुक गुंबद, पर्शियन गुंबद, गोल गुंबद सब में नोट बनाया। वेरी गुड। ठीक है, तो कहाँ गया मैंने एक और, ये क्या कोई बता सकता है? ये हुमायूं के मकबरे के साथ ही बना था और अकबर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, वर्गाकार है। और ये किसका मकबरा है? कोई बताएगा? अतगा खां का मकबरा नहीं। ये है ग्वालियर में सूफी संत थे मोहम्मद गौस, जिनका चेला था तानसेन। ये उनका मकबरा है। इसकी विशेषता ये है कि ये गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। बाई हरीर का मकबरा, उससे इसको इंस्पायर माना जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है जिसको मुगलों ने हाथों हाथ अडॉप्ट किया था, वो है इसकी जालीदार दीवारें। दीवारों पे आप देख रहे हैं जाली का, इससे मुगल इंस्पायर। ग्वालियर में ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इसी मोहम्मद गौस के मकबरे से प्रेरित है। यस, यहाँ भी जाली का काम हुआ है, पत्थर की जाली का, और लग रहा है कि ये उसी से प्रेरित है। अच्छा, तैमूरों में सारे वंश को एक ही मकबरे में दफनाने की व्यवस्था थी। तो हुमायूं की भी जो हुमायूं का टॉम जो बनाया गया था ना, वो भी एक वंशवादी मकबरा है, तैमूर वंशवादी मकबरा। लेकिन बाद में जब राजा अलमाइटी होने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इंडिविजुअल चाहिए। खैर उल मंजिल मस्जिद, ये किसने बनवाया था? महामंगल ने। तो महामंगा अकबर की धाय माँ थी और इसका दामाद था शिहाबुद्दीन अहमद खान। इसकी देखरेख में खैर उल मस्जिद बना, ये भी अकबर के काल की इमारत। उसकी फोटो में डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, मिला नहीं। इसी तरह से अधम खां का मकबरा है मेहरौली दिल्ली में। अधम खां को कैसे अकबर ने मारा था मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये अदम खां का मकबरा है। 1562 ईस्वी में अकबर ने इसको बनाया था।
और इसमें महामनगा और अदम खां इन दोनों की कब्रें हैं। इसको भी आप गौर से देखेंगे तो ये भी अष्टकोणीय है। ये भी तैमूर आर्किटेक्चर की विशेषता है, लेकिन इसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी है और हरे रंग की टाइलें यहाँ लगी हुई नीचे, ग्रीन टाइल्स। तो ये कुछ अकबर के टाइम पीरियड की इमारतें हैं। अकबर की जो मुख्य इमारतें हैं वो हैं फतेहपुर सीकरी और आगरा में। हुमायूं के मकबरे की डिटेल ये है जो मैंने आपको बताया। दोहरा गुंबद का पहला मुगल काल का उदाहरण है। चार बाग पद्धति का पहला प्रयोग। ज्यामिति चतुर्भुज आकार, स्वतंत्र मीनारें नहीं है, गुंबद पूरे संगमरमर का है। शेख इस इमारत में काले और सफेद संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर है। चारों ओर बाग है, ताजमहल का पूर्वगामी है। इसके गुंबद पर स्पष्ट ईरानी प्रभाव है। एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के 9 लोगों को दफनाया गया, उनकी लिस्ट है। इसके बाद आते हैं आगरा। आगरा के भवन, आगरा का लाल किला, ये अकबरी शैली का उदाहरण है। अकबर ने एक शैली इनोवेट की। अकबरी शैली का मतलब क्या होता है? ये सेना का दुर्ग भी है और शाही महल भी है। 15 लाख में ये बना था उस जमाने में, और इसमें अकबर ने हर चीज डाल दी है। बाद में अकबर ने लाहौर, अजमेर, इलाहाबाद में किले इसी नमूने पर बनवाए। तो इसके गेट इतने ऊंचे ऊंचे बनवाए हैं अकबर ने कि वो हाथियों के प्रवेश के लिए। अबुल फजल कहता है कि हाथी सबके बस की बात नहीं है, हाथी को नियंत्रित करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए इनके गेट्स को हाथी गेट भी कहते हैं, क्योंकि वहां से हाथी गुजर सकता है। और अकबर को पागल हाथियों को नियंत्रित करना पसंद था। जोधा अकबर फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें वो दिखाता है कि हाथियों को किस तरह से वो कंट्रोल करता है। इन्हीं दोनों जगहों पर जयमल और फत्ता, ये नाम सुना होगा, इन दोनों की प्रतिमाएं स्थापित कराई गई थी, बाद में इनको हटा दिया गया। ये जो दिख रहा है यही दिल्ली दरवाजा है। किले की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लाल पत्थरों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है, और इन पत्थरों को ऐसा जोड़ा गया है चावल की मांड से। सीमेंट नहीं हुआ करता था, दाल से जोड़ा जाता था, दाल से, दाल और चावल की मांड से इतना बारीकी से जोड़ा गया है कि इस पर बाल भी कुछ नहीं सकता है। दूसरी विशेषता है कि अकबर ने यहाँ कुरान की आयतों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, जो कि किसी भी इस्लामी शैली की विशेषता है। इसकी बाउंड्री इतनी मोटी है, रोबस्ट है, ये भी इसकी विशेषता है। तोप का गोला भी लगेगा तो बेअसर। तो अकबर खुद ही कहता है कि इसमें बंगाल और गुजरात की सुंदर शैलियां शामिल हैं। अबुल फजल भी कहता है कि आगरे के किले में अकबर ने बंगाल और गुजरात की श्रेष्ठ स्थापत्य शैली में लाल पत्थरों की 500 से अधिक इमारतें इसके अंदर बनवाई, और उनमें से बहुत सारी इमारतों को शाहजहां ने गिरवा करके फिर से संगमरमर से बनवाया। फूलचंद जी आप ही हो हाथी गेट पे? इस किले में गुजरात, राजस्थान, मालवा, इन शैलियों का समन्वय। इसमें गुंबद की जगह पे छतरियों का प्रयोग किया गया, छतरी। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट इमारत है, ये जहांगीरी महल। 1570 ईस्वी में इसको बनाया गया, और अकबर की सर्वोत्कृष्ट कृति इसको माना जाता है। जहांगीर के रहने के लिए स्पेशली ये दिल्ली के लाल किले के भीतर है।
सॉरी, आगरा का लाल किला, आगरा। लाल किला बोलते ही दिल्ली का दिमाग में आ जाता है ना। ये आगरा के लाल किले का एरियल व्यू है ऊपर से। ये थोड़ा सा क्लोज व्यू है आगरा के फोर्ट का। इसमें देखिए, ये जहांगीरी महल आपको दिख रहा है, ये है जहांगीरी महल। जमीन से देखो कितनी मंजिल ऊपर बना हुआ है। एक दिन में देख तो सकते हो सारी इमारतें, लेकिन छू नहीं सकते, आइस पाइस खेल सकते हो। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी जा रही है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है छोटा सा, ताजमहल। चलो आगरा आ जाओ। इसमें औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था, मुसम्मन बुर्ज है ये। और यहाँ से वो ताजमहल को देख देख के 8 साल जिंदा रहा। जहां नारा यहीं पे शाहजहां की सेवा करती थी। इसमें जहांगीर रहता था। मुगलों की राजधानी का मुख्य केंद्र यही था। और मुगलों को जब ताजमहल जाना होता था तो नाव का उपयोग करके ताजमहल जाते थे। उस जमाने में सड़कों का उपयोग नहीं होता था, आवागमन के लिए वो नाव का उपयोग करते थे। ताजमहल का असली नाम तेजो महल्या ऐसा रिसर्च में आया है, मंदिर था, उसको कन्वर्ट किया गया। रोजा ए मुनव्वरा, इसका मतलब होता है यूनिक बिल्डिंग, लेकिन इसको मुमताज महल ने नाम रखा था, बाद में इसको नाम रखा शाहजहां ने ताजमहल। हाँ सही है। तो ये जहांगीर महल है उसके अंदर। तो ये अकबर की सबसे बेहतरीन कृति मानी जाती है। और फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण की शुरुआत यहीं से हुई अकबर के द्वारा। अब इसमें देखो लाल पत्थर का उपयोग किया गया है, शुद्ध छपरी का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी गुजराती शैली है इसमें। ये जो बालकनियां हैं ये भारतीय शैली है। ये जो मेहराब है ये ईरानी शैली है। छतरियां हैं ये भी भारतीय शैली है। लाल पत्थर से बनाया गया और संगमरमर से इसको सजाया गया। जहांगीरी महल कहते थे इसको। और इस भवन की प्रेरणा ली गई है मान सिंह के ग्वालियर के महल से। मान सिंह तोमर का ग्वालियर का महल।
ये है ग्वालियर में मान सिंह का महल। इसका नाम रखा गया था मान मंदिर। यूट्यूब का तो पता नहीं, मैं तुमको समझा रहा हूँ, उसमें से थोड़ा समझाएगा थोड़ी ना, टैली कर करके समझाने की वीडियो तो होंगे ही, डालो सर्च कर लो, सर्च तो कर ही सकते हो। अब इसमें देखो नकल क्या किया गया, छतरियाँ इसकी एज इट इज, छतरियाँ इसकी भी है। ये जो पोर्शन है ना, ये बस ये पोर्शन यहाँ दिख रहा है। अकबर देखा होगा, उसको बड़ा पसंद आया होगा, तो उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। और इसमें भी हिंदू और मुस्लिम शैली का मिश्रण है। और यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, छोटा सा हौज है, यहाँ हौज दिख, प्याले की तरह का। ये अकबर ने बनवाया था, नहीं जहांगीर ने बनवाया था 1611 में। नूर जहां इसमें नहाती थी, इसी प्याले में घुस कर, और इसे कहा गया हौज ए जहांगीरी। इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको कहीं भी ले जाया जा सकता, लाया ले जाया जा सकता। नहीं हौजे खास है नहीं, खुले में कैसे, प्याले के अंदर खुला कैसे है? तो ये जहांगीरी महल। जहांगीरी महल के पास ही इस साइड में है अकबरी महल, यहाँ किनारे में। इस अकबरी महल का निर्माण करवाया था अकबर ने 1569 में। 2 मंजिल की इमारत है ये, और ये बंगाली परेड़ा से दिखती है, बंगाली परेड़ा से बनी है। अबुल फजल ने अकबर के कारीगरों को, नक्काशीदारों को कहता है बुलंद दिमाग वाले गणितज्ञ। तो ये आगरा के किले की बात हुई, हुमायूं के मकबरे की बात हुई, और अन्य इमारतों की बात हुई। बाकी हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे, कल एक और क्लास है, और फिर मिलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास में शाम 9 बजे, ठीक है।